सो हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल विद्यालोक। आज के इस वीडियो में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और मतलब मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे ताकि खत्म हो जाए। उसके बाद से आपको कोई और वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसी में दोनों चैप्टर है, ध्यान से। तो 10-12 एमसीक्यू होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, लेकिन ज्यादातर जो एमसीक्यू है आपको वो मिल जाएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, ये इसमें है कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सिंपल क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको यही पढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज और उसका एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। क्या होता है? कूलम। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंट्स द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या रिप्रेजेंट करता था? V इज इक्वल टू आई आर रिप्रेजेंट करता था। V क्या बोला गया था उसमें? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अरे नहीं, ये थोड़ी बोला गया था। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोला गया था उसमें? I बोला गया था। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब क्या है तीसरा क्वेश्चन कि एसआई यूनिट रेजिस्टिविटी का क्या होता है? तो रेजिस्टिविटी ओम मीटर होता था। बोलो क्या होता था? ओम मीटर। अब ध्यान से देखो, थोड़ा भी इधर उधर पढ़ोगे ना, ये रेजिस्टेंस है, ये ओम पर मीटर बिल्कुल नहीं होता है, ओम मीटर स्क्वायर भी नहीं होता है, ओम मीटर होता है, ठीक है, याद रखोगे। आगे इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इसको मेजर किया जाता है किससे? इलेक्ट्रिक करंट। करंट है तो एम्पियर, करंट है तो किससे ना पाएगा? एम्पियर। हाँ, आगे बढ़ते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट ऑफ फ्लो को क्या बोलते हैं? देखो, रेट ऑफ फ्लो क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज है, चार्ज है मतलब चार्ज को क्यू लिखते हैं बाई टी। क्यू बाई टी क्या होता है? आई होता है। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई मतलब रेजिस्टेंस होता है, तो इलेक्ट्रिक आई मतलब करंट होता है, सॉरी, आई मतलब करंट होता है, तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का क्या मतलब है? रेट मतलब क्या था? टाइम से डिवाइड कर दो किसको? फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज को डिवाइड कर दो, आंसर क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना, व्हेन अ कंडक्टर लेंथ इज डबल। अगर कंडक्टर का लेंथ बढ़ा देते तो क्या होगा? सुनो, रेजिस्टेंस कैसा होता है तो सुनो, रेजिस्टेंस पूछा है ना, तो रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल का, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो लेंथ भी बढ़ेगा, लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो लेंथ अगर दुगुना किए तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? दुगुना ना, हाँ सही बात है, क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा, डबल। क्या हो जाएगा? डबल हो जाता है। समझ में आया? रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? किसी भी इंडिविजुअल के सम से ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? सम ऑफ इंडिविजुअल से ज्यादा हो जाता है। तो द टोटल रेजिस्टेंस इज सम ऑफ इंडिविजुअल। हाँ, सम ऑफ इंडिविजुअल के बराबर। एक को जोड़ेंगे तो उसके बराबर रहेगा, सबको जोड़ेंगे तो उससे उसके बराबर आएगा। जैसे कि क्या होता है सीरीज में? R1 R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या कर रहे हैं? सीधा सीधा जोड़ रहे हैं, ऐसा डैश 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 जहां तक लेके जाओ। तो ये क्या कर रहा है? सीधा सीधा जोड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? सम ऑफ इंडिविजुअल के बराबर हो जाता है सीरीज में। अब क्या है? इन पैरेलल सर्किट, पैरेलल सर्किट में मान लो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? पैरेलल सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस घट जाता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस घटता है, सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो पैरेलल में रहेगा तो क्या हो जाएगा? लेस देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। सबसे छोटा जो रेजिस्टेंस रहेगा उससे भी छोटा आएगा। सबसे छोटा है 2, तो 2 से भी छोटा आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब 3 रेजिस्टेंस रखते हो तुम, एक 3 का, एक 2 का, एक 5 का, तो सबसे छोटा क्या है? 2। अब तीनों को सीरीज में जोड़ के देख, मतलब पैरेलल में जोड़ के देख लो, तुमको पता चलेगा कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 2 से भी छोटा आएगा, मतलब स्मॉलेस्ट से भी छोटा आता है। बात समझ में आया? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है? R है। इसको क्या किया गया? स्ट्रेच कर दिया गया। स्ट्रेच कर दिया गया, क्या होगा? इसका लेंथ डबल हो गया है। लेंथ डबल हो गया तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा? तो देखो, लेंथ डबल हुआ, यहाँ पे वॉल्यूम मानोगे कांस्टेंट है, तुम ये नहीं मानोगे वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट मानोगे, तो डबल होगा लेंथ। लेंथ डबल मतलब R से 2R हो जाएगा। R से क्या हो जाएगा? 2R हो जाएगा। बात समझ में आया? दुगुना हो जाएगा, ठीक है। कौन सा मटेरियल जो है हीटिंग एलिमेंट की तरह यूज किया जाता है? अरे यार, नाइक्रोम। कौन यूज किया जाता है? जनरली हीटिंग के लिए जितना तुम हीटर वगैरह देखते हो उसमें क्या लगता है? नाइक्रोम लगता है। अच्छा, नाइक्रोम नहीं रहता तो टंगस्टन मार सकते थे, टंगस्टन ग्लो करता है, लेकिन समझ में आ रहा है, लेकिन वो भी तो हीटिंग करता है। तो अभी नाइक्रोम है तो नाइक्रोम मारेंगे। बात समझ में आ रहा है? नाइक्रोम ज्यादा बेहतर ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। 1 किलोवाट कितने के बराबर होता है? तो 1 किलोवाट का क्या मतलब होता है? 1 किलो का मतलब होता है 10 टू द पावर 3, और वाट का मतलब होता है, वाट का मतलब होता है W, छोड़ दो ये तो W, जूल बोल दो उसको, है ना, जूल, जूल में रहेगा। और फिर बोलता है कौन चीज? आवर मतलब होता है 60, मतलब मिनट हो गया, फिर 60 मतलब सेकंड हो गया। ये सब मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको आंसर कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6। याद रखोगे 1 किलोवाट आवर का इतना वैल्यू होता है। अब बोल रहा है पावर को क्या, फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला
क्या होता है। तो P इज इक्वल टू वी आई रटे थे, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर रटे थे, वी स्क्वायर बाई आर रटे थे, तो तीनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब सही है, सब सही है। अब आ जाता है एसआई यूनिट ऑफ पावर। पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, वाट होता है सर। जूल नहीं बोलोगे, जूल किसका होता है, एनर्जी का होता है। जूल किसका होगा, एनर्जी का। पावर का क्या होगा, वाट होगा। बात समझ में आया, आगे बढ़े, है ना। अरे हाँ, वाट हो गया। आगे बढ़ते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज हाफ। पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर दिया गया है, हाफ किया गया, तो करंट भी हाफ हो जाएगा। नहीं समझे, ओम्स लॉ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर ये कम करोगे तो ये भी कम होगा, ये ज्यादा करोगे तो ये भी ज्यादा होगा। तो ये क्या कर दिए, आधा कर दिए, ये क्या कर दिए, आधा। तो ये भी कितना हो जाएगा, आधा। तो क्या हो जाएगा कि करंट क्या होगा, डबल रिमेन द सेम बिकम हाफ। क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब देखो, एक बल्ब है जिसको रेट किया गया है 60 वाट का। कितना वाट का किया गया है, 60 का। 220 वोल्ट पे लगाया गया है, तो रेजिस्टेंस कितना होगा। सुनो, पावर का फॉर्मूला वो वाला याद है तुमको, V स्क्वायर बाई आर। अब बोलोगे तुम कि हम यही क्यों लगा रहे हैं, तो देखो R निकालना है, V दिया हुआ है, अब P भी दिया हुआ है, तो हमको एक चीज नहीं पता है, तो इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। अब सुनो, P कितना है, 60, P कितना है 60, ये कितना है 220 बाई 220 इंटू 220, समझ रहे हो। और डिवाइडेड बाई क्या है, R को इधर ला दो, R को इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा, 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 60। एक बार 6 से काटोगे ये, और फिर 6 से काटोगे कितना, इसको, तो ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 3 और ये कटेगा 11, फिर 3 से कटता है 22 तो नहीं कटेगा, 220 देखते हैं, 2 2 4 नहीं कटेगा। तो अब इसको पूरा तुम अगर सॉल्व करोगे तो लगभग तुम्हारा 484 के आसपास का आंसर आएगा। समझ में आ रहा है, देखते हैं, पहले करके देते हैं। सुनो, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, तो ये हो गया 0, 11 दूनी 22 के, 11 दूना 22, 11 दूना 22 के 2, 11 दूना 22 के फिर 2 और 2 और 2 4, तो 240, यहाँ आ गया 3 से काटते हैं इसको, तो 7 तरीके 21, 7 तरीके 21, 8 तरीके 24, 8 तरीके 24, ओहो अलग आ रहा है, 8 तरीके 24 हो गया, फिर 2 नहीं कटेगा तो 0 लगाएंगे तो 20 हो जाएगा, 806 आंसर आएगा। कितना आएगा तो बोलो तो, कितना आ रहा है, 806 आ रहा है। कितना आ रहा है, 806 आ रहा है। ठीक है आंसर, ये समझ में आ रहा है क्या, आसान है ना। बस V स्क्वायर बाई आर लगाना, मतलब पिछला वाला बोल रहे थे, आसान है, हो जाएगा। अब देखो पैरेलल सर्किट है, क्या है, पैरेलल सर्किट है। पैरेलल सर्किट में अगर हम वोल्टेज जो है, अच्छा वोल्टेज हमेशा बराबर होता है पैरेलल सर्किट में, सही बात तो है, हमेशा वोल्टेज बराबर होता है। करंट हमेशा सेम होता है, नहीं, करंट तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अलग अलग। रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है, इसको पैरेलल में रेजिस्टेंस घटता है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दो रेजिस्टेंस है 4 और 6 का, दोनों को कनेक्ट किया जाता है पैरेलल में। बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तुमको फॉर्मूला याद कराए थे कि जब 2 को दे तो सीधा करोगे R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये वाला फॉर्मूला हमेशा रट के रखेंगे, बहुत आसानी से निकल जाता है इससे, ठीक है। बाकी अगर कुछ और होता तो क्या करते हैं, 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। समझ में आ रहा है बात, ये कर देते। यहां देखो R1 कितना है 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6 4 10, 10 को है 6 चौके 24, 2.4 आया आंसर ओम में, ठीक है। 2.4 कहीं है, ले ले। ठीक है, समझ में आ रहा है, आसान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टेंस को लगाते हैं तो क्या होता है, करंट हमेशा सेम रहता है, नहीं। एक रेजिस्टेंस करंट यूज कर देगा तो अगला को कम मिलता है, तो करंट हमेशा सेम रहता है। हाँ, तो करंट को तो हमेशा सेम बोल सकते हैं, हाँ सॉरी, करंट हमेशा सेम रह सकता है। वोल्टेज हमेशा सेम रहता है, नहीं, वोल्टेज गिरता रहता है। तो करंट और वोल्टेज दोनों सेम रहता है, बिल्कुल नहीं। रेजिस्टेंस मिनिमम रहता है, बिल्कुल नहीं। रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, करंट और वोल्टेज कभी सेम नहीं रह सकता है। वोल्टेज कभी सेम नहीं रहता है, वोल्टेज किसमें सेम रहता है, सीरीज माने पैरेलल में सेम रहता है। करंट इसमें हमेशा सेम रहता है, समझ रहे हो। पहला स्टूडेंट थोड़ा सा गलती हो गया था, ये ज्यादा सही, मतलब ज्यादा क्या, यही सही है, करंट सेम रहता है। बात समझ में आ रहा है। आगे देखो, अगर रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टर है, एक 3 ओम का, अच्छा 3 ओम का 3 को है, 3 ओम का 3 को है, तीनों को कनेक्ट किया जाता है सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, अरे 3 + 3 + 3 यही तो होगा 3। सीधा जोड़ दिया जाता है क्या सीरीज में, बोलो ना, क्या कर दिया जाता है, सीधा जोड़ दिया जाता है। सीधा जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 9। कितना आ जाएगा, 9। बात समझ में आ रहा है, ठीक। आगे बढ़ो। आगे बढ़ोगे तो बोल रहा है कि सबसे ज्यादा इफिशियंट कौन होता है हाउस होल्ड में। ये तो आदमी रट के रखा हुआ है,
ये तो रट के रखे हो ना कि पैरेलल जो होता है हाउस होल्ड में सबसे ज्यादा इफिशियंट होता है। बात समझ में आया? आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ऐसा डिवाइस जिसको यूज किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। तो पोटेंशियल मतलब वोल्ट होता है, तो किसका यूज करेंगे? वोल्ट मीटर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? वोल्ट मीटर का यूज करेंगे। आगे ध्यान से देखिएगा, मटेरियल जो है उसका सबसे कम रेजिस्टिविटी है। किसका सबसे कम रेजिस्टिविटी है? रेजिस्टिविटी का मतलब रेजिस्टेंस का मतलब सिल्वर हुआ ना। सबसे अच्छा रेजिस्टेंस किसका है? मतलब सबसे कम रेजिस्टेंस किसका है? सिल्वर का। सबसे बेस्ट कंडक्टर तो वही है। बात समझे? आओ आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज कैसा होना चाहिए? बताओ कैसा होना चाहिए? तो देखो, इलेक्ट्रिक फ्यूज ऐसा होना चाहिए कि उसका मेल्टिंग पॉइंट तो लो होगा, मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, और रेजिस्टेंस कैसा होगा? हाई होगा। रेजिस्टेंस हाई और मेल्टिंग पॉइंट लो। अगर रेजिस्टेंस हाई रहेगा तो क्या होगा? जल्दी गर्म होना शुरू हो जाएगा। और लो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब जैसे ही गर्म होगा पिघल के नीचे गिर जाएगा। तो अगर मान लो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, जैसे ही ये हाई रेजिस्टेंस रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगा तो रेजिस्टेंस की वजह से हीटिंग इफेक्ट होगा। बोलो H इज इक्वल टू क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी होता है। बोलो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, और हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो गर्म जल्दी होगा, और जैसे ही गर्म होगा उसके बाद मेल्ट होकर गिर जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं? जैसे ही करंट बढ़े रेजिस्टेंस की वजह से हीट हो जाए, और हीट होकर तुरंत वो खुद टूट जाए, ताकि घर के सारे अप्लायंसेस बचे रहेंगे। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो ये वाला रट लो कि हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। V, मान लो ये इधर V है और इधर क्या है? ग्राफ में I है। तो V वर्सेस I अगर हम बनाते हैं ग्राफ, V वर्सेस I का ग्राफ बनाते हैं तो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? बोलो। देखो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था? I था। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था? I था। बोलो I था ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था। तो V क्या था? ऐसा देखो, ये मत देखो। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज इक्वल टू क्या लिख देते थे? I R लिख देते थे। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाता था? V बाई I। तो V बाई I का ग्राफ जो है किसको दिखाएगा? R को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? R को दिखाएगा। बात समझ में आया? किसको दिखाएगा? R को। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, ध्यान से देखो। अब क्या है? करंट है 2 एम्पियर का। क्या कह रहे हैं? करंट है 2 एम्पियर का, पास कर रहा है एक रेजिस्टर से। रेजिस्टर कितना है? रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम है। अब तुम बोलोगे सर रेजिस्टर है तो रेजिस्टर रेजिस्टेंस सेम बात है, समझ रहे हो? रेजिस्टर मतलब वो सारे अप्लायंसेस, जैसे बल्ब हो गया, पंखा हो गया, उसको रेजिस्टर बोलते हैं, रेजिस्टेंस नहीं बोलते, रेजिस्टर बोलते हैं, उसमें रेजिस्टेंस होता है। बात समझ में आ रहा है? तो रेजिस्टर है 5 ओम का, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? अरे सुनो, आई पता है क्या? आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर। वी आर पता है क्या? आर इज इक्वल टू 5। तो वी इज इक्वल टू आई आर लगा लोगे क्या? वी निकालने के लिए वी कितना हो जाएगा? 5 दूना 10। समझ में आया? 5 गुणा 10 बोलो, दूना 10 बोलो, दोनों बात से हम तो इतना नहीं है। तो ये हो गया 10। कितना हो गया? 10 वोल्ट आया क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब क्या है? रेजिस्टिविटी ऑफ ए वायर डिपेंड अपॉन। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? बोलो। लेंथ पे डिपेंड करता है? करता है सर। मटेरियल पे डिपेंड करता है? करता है सर। करंट पे डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी करंट पे, मटेरियल और टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता है। एरिया लेंथ पे डिपेंड करता है। बचवा दिक्कत क्या है? सुनो 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 सुनो, रेजिस्टिविटी है तो रो है ना, रेजिस्टिविटी मतलब रो है, और रो डिपेंड करता है लेंथ पे। कौन करता है? लेंथ पे नहीं करता है, सिर्फ मटेरियल और टेम्परेचर पे करता है। किस पे करता है? रेजिस्टिविटी जो है वो, उसका फॉर्मूला होता है आर। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है, देखो आर इज इक्वल टू क्या होता था? रो इंटू एल अपॉन ए। तो रो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आर ए अपॉन एल। ना एल पे डिपेंड करता है ना ए पे डिपेंड करता है। देख के लगता है कि करता होगा, लेकिन करता नहीं है, सिर्फ डिपेंड करता है मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। किस पे? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही है। ऑप्शन बी क्या है? सही है। आगे बढ़ते हैं। 60 वाट का बल्ब है, 5 घंटा के लिए जलाते हैं डेली, तो बताओ कितना कंज्यूम कर देगा 30 दिन में? 30 दिन में कितना हमको पैसा देना पड़ेगा? सुनो, 60 वाट का बल्ब है क्या? 5 घंटा डेली जलता है, तो 5 घंटा डेली आवर में निकालना है। तो पावर क्या होता है? पावर होता है W बाई टी। क्या होता है? W बाई टी होता है। क्या होता है? W अपॉन टी होता है। वर्क डन अपॉन टाइम, तो पावर हो गया W अपॉन टी। तो W क्या होगा? 30 दिन के लिए है। वर्क कितना होगा? वर्क क्या होगा? 30 दिन के लिए है। टाइम 30 दिन है। टाइम कितना है? 30 है। और 5 घंटा डेली यूज करता है, तो 5 इंटू 30 हो गया। ठीक। 60 वाट का बल्ब है। कितना का बल्ब है? 60 वाट का। रुक जाओ, पावर इतना है, निकालना क्या है? एनर्जी कंज्यूम निकालना है, एनर्जी निकालना। तो W निकालना है। बोलो, W निकालना है।
तो P को उधर भेज दो, W इक्वल टू क्या हो जाएगा P कितना दे 60 और ये जाकर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 इंटू 5, ठीक है। अच्छा आवर में दिया हुआ है तो हम आवर में ही सब रखे हैं, ठीक है, 30 दिन का आवर में ही रख दिए। तो कितना हो जाएगा 18, ये कितना हो गया 1800 हो गया क्या, 1800 और ये 5 यहाँ रह जाएगा, 18 पचे 90, 18 पचे 90, 00 है तो 00 रहेगा 900 किलो। अच्छा 3 को 0 को क्या बोल सकते हैं किलो, तो क्या हो जाएगा 9 किलो। वाट आवर तो रहता ही है तो क्या हो जाएगा 9 किलो वाट आवर, क्या आ जाएगा 9 किलो वाट आवर हो जाएगा, ठीक है। ये ठीक है, समझ में आ रहा है। P इक्वल टू W/T फॉर्मूला होता है। W हमको निकालना है, क्या निकालना है एनर्जी। एनर्जी क्या होता है W, वर्क, वर्क मतलब एनर्जी, समझ रहे हो, वर्क क्या है एनर्जी, तो वर्क निकाल दिए, हो गया खत्म, समझ में आया, ठीक है। अब आ जाता है एक रेजिस्टेंस है जिसका 2 मीटर लंबा तार है, 2 मीटर लंबा तार है, उसका रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम। तो फिर बोल रहा है रेजिस्टेंस हो गया है 4 मीटर लंबा तार का कितना होगा, यार 2 मीटर था 4 मीटर हो गया, दुगुना हो गया ना, 5 था कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, दुगुना हुआ तो दुगुना होगा, लेंथ दुगुना रेजिस्टेंस दुगुना। बात समझ में आ रहा है, बैठ के एकदम नहीं करोगे, नहीं तुमको करने का मन है तो लो फॉर्मूला ले लो, R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2। बोलो अपना लगा लेना, तुमको यही वाला आ जाएगा, मन खुश हो जाएगा, तुमको लगा हम महान है, नहीं टाइम वेस्ट होगा ऐसे करोगे तो, ठीक है। अब सुनो 5 कूलम चार्ज बहता है थ्रू ए वायर इन 10 सेकंड। 5 कूलम का चार्ज चलाता है 10 सेकंड में, तो करंट क्या है, करंट क्या होता है बोलो, I इज इक्वल टू Q/T नहीं होता है क्या, बोलो ना, बोलो ना, I इज इक्वल टू Q/T होता है। Q कितना है बोलो, Q 5 और टाइम कितना है बोलो 10, 0.5 होगा क्या, बोलिए कितना कितना आसान है ना। मैं तुमको भारी लग रहा होगा, समझ रहे हो, इतना फास्ट क्यों करवा रहे हैं सर, अपन नीट का बच्चा है ना, तेज करता है नहीं करेगा तो फंस जाएगा, समझ रहे हो। आगे देखो, ए रेजिस्टेंस ओबेइंग ओम्स लॉ हैज अ कांस्टेंट। ओम्स लॉ जो फॉलो कर रहा है उसका पास कांस्टेंट क्या होगा, अरे रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा बच्चा, अगर ओम्स लॉ है तो रेजिस्टेंस में कांस्टेंट माना गया। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था, उसमें क्या बोला था, प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, कांस्टेंट की जगह पे R लगाया था, बोलो तो ये R जो है इसको कांस्टेंट मानता था, ओम्स लॉ के हिसाब से हम क्या मानते हैं, R को कांस्टेंट मानते हैं, तो R क्या हो गया यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। बस समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। 2 वायर है, उसका डिफरेंट मटेरियल का बना हुआ है, लेकिन दोनों वायर जो है डिफरेंट मटेरियल का है, लेंथ सेम है, डायमीटर सेम है, लेंथ क्या है सेम है, एरिया क्या है सेम है, लेकिन अरे डायमीटर मतलब एरिया होता है, सुनो उसके बाद से क्या बोल रहा है, डिफरेंट रेजिस्टिविटी है, तो रेजिस्टिविटी अलग अलग होगा क्योंकि मटेरियल अलग अलग है, तो उनका रेजिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड करेगा, बताओ रेजिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड करेगा, सुनो रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा क्या, रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करेगा, उस पे तो करेगा ही करेगा, करंट वोल्टेज पावर रेजिस्टिविटी, आसान है। रेजिस्टिविटी मतलब क्या होता है, सुनो 2 चीज पे डिपेंड, देखो 4 चीज पे डिपेंड करता था, आर किस पे डिपेंड करता था, लेंथ पे, एरिया पे, तो लेंथ एरिया तो यहां से फिक्स कर दिया ये खुद से, रेजिस्टिविटी पे, रेजिस्टिविटी असली में 2 चीजों पे डिपेंड करता है, किस पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर और मटेरियल अलग अलग है तो दोनों पे डिपेंड करेगा। रेजिस्टिविटी कहते ही दोनों चीज हो गया, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है 2 चीज पे, अब वो दोनों चीज पे रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो 2 चीज फिक्स हो गया, बाकी 2 चीज बच गया, वो रेजिस्टिविटी वाला पे आंसर मार्क निकाल देंगे। नहीं समझे, सुनो रेजिस्टेंस जो है 4 चीज पे डिपेंड करता है, एक डिपेंड करता है ये एरिया पे, एक डिपेंड करता है ये लेंथ पे, तीसरा ये डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी पे, रो पे, किसमें रेजिस्टिविटी पे, और रेजिस्टिविटी खुद अपने 2 चीज पे डिपेंड करता है, इसका मतलब रेजिस्टेंस भी ये दोनों चीज पे डिपेंड करता होगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी बदलेगा तो रेजिस्टेंस भी बदलेगा ना, तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे और मटेरियल पे, ठीक तो हुआ ना रेजिस्टिविटी आंसर, समझ में आया बात, ठीक है। अब सुनो, which of the following does not affect the resistance of the wire, इसमें से कौन सा जो है रेजिस्टेंस नहीं चेंज करेगा, अरे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, लेकिन हमारा ऑप्शन क्या है, वोल्टेज उस पे डिपेंड नहीं करता है, नेगेटिव पूछा है ना तो नेगेटिव मारेंगे, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है, इलेक्ट्रिक केटल है, समझ रहे हो ना, जिसमें पानी गर्म किया जाता है, तो वो है किस प्रिंसिपल के पे काम करता है, वह गर्म होकर काम करता है ना, इलेक्ट्रिसिटी जाता है वो गर्म हो जाता है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है, ठीक। आगे देखो, अब एक फिलामेंट है बल्ब का, वो जलता है तो किससे बना होता है, भाई टंगस्टन बच्चा, टंगस्टन, ये सब रटाया हुआ सवाल है, अगर ये सब आ गया तो मार के आना है ना, पेपर फाड़ के आना, नहीं पेपर फाड़ोगे तो फिर फंस जाओगे, तो फिर पेंडिंग में चला जाएगा रिजल्ट, ये भी सोच लेना, दूसरा पेपर नहीं मिलता वहां पे। वोल्ट मीटर जो है कनेक्ट किया गया है किससे, वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, वोल्ट मीटर कहां कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल में,
और ए मीटर किसमें कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में। रट कर रखोगे, वोल्ट मीटर पैरेलल में, ए मीटर सीरीज में। क्वेश्चन बदलेगा तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, रट कर रखो। आगे चलते हैं। अच्छा, यहां से थोड़ा सा 10 को सवाल करेंगे मैग्नेटिज्म का। किसका सवाल करेंगे, मैग्नेटिज्म का। उधर हम टाइम देख रहे होते, चीटिंग नहीं कर रहे होते, है ना, प्रॉम्प्टर नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं सवाल 10 को मैग्नेटिज्म का, ठीक है। आगे ध्यान से देखते हैं मैग्नेटिज्म क्या है। सबसे पहला, ट्रांसफॉर्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ट्रांसफॉर्मर। अरे रे, ये सिलेबस से बाहर का सवाल पूछ दिया सर, ट्रांसफॉर्मर आपको पढ़ना ही नहीं है, तुम मैग्नेटिक इंडक्शन समझ लो, है ना, फालतू चीज है ये, तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा, गलती से ये क्वेश्चन आ गया है, समझ रहे हो। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो होते हैं किस पे डिपेंड करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज कहाँ कहाँ होता है, सुनो, लाउड स्पीकर में होता है सर, इलेक्ट्रिक बेल होता है सर, और क्रेन में होता है सर, ऑल ऑफ दीज होगा सर। समझ में आ रहा है। कई को बच्चा होता है ना एग्जाम में, ऑल ऑफ दीज देखते ही लगता है उसको कि ऑल ऑफ दीज मारना है, नॉन ऑफ दीज देखते ही लगता है उसको नॉन ऑफ दीज मारना है, तभी दिया है। ऐसा नहीं करना, ध्यान से सोच समझ के आंसर मारोगे। समझ में आया। आगे देखते हैं। द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किससे, मैग्नेटोमीटर, किससे, मैग्नेटोमीटर से स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को मेजर किया जाता है। आगे बढ़े क्या, आगे क्या है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड इज प्रोपोर्शनल टू, सुनो, दोनों पे डिपेंड करता है, करंट पे भी, नंबर ऑफ टर्न पे भी, तो दोनों पे डिपेंड करता है, आई और, है ना, दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। करंट इन द सोलेनॉइड इज रिवर्स। अगर करंट बदल देंगे, मतलब करंट पहले इधर से इधर जा रहा था, अब इधर से इधर भेज दिए, तो क्या होगा, करंट बदलोगे तो, अगर करंट डायरेक्शन ऑफ करंट बदल दिया गया है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, वो भी रिवर्स हो जाएगा, है, वो भी रिवर्स हो जाएगा, क्या, सेम बात है। चलो, उसके बाद से मैग्नेटिक कंपास जो होता है काम करता है कैसे, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से, समझ रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से डिफ्लेक्ट करता है ना वो, नॉर्थ साउथ दिखाने के लिए, ठीक। अब आते हैं, अब क्या है, स्पेस अराउंड द मैग्नेट वेयर इन्फ्लुएंस कैन बी फील्ड बाय। देखो, जहां जितना स्पेस में तुम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ फील कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड का वो प्रेजेंस फील कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब कहता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं इंटरसेक्ट करता है, लेकिन इसलिए नहीं करता है, सोचो, जैसे तुम मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाते हो तो उसमें क्या होता है, जहां पे टेंजेंट डालोगे, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, इस पे टेंजेंट डाल के क्या देखोगे, डायरेक्शन। अगर ये इंटरसेक्ट किया तो एक डायरेक्शन इधर भी आ रहा है और एक डायरेक्शन इधर भी आ रहा है, ये तो दो डायरेक्शन हो गया, और दो डायरेक्शन एक जगह पे पॉसिबल। अरे यहीं पे तुम खड़ा हो, अब बोल रहा हूं नॉर्थ में भी है साउथ में भी है, ऐसा थोड़ी होता है, तो एक जगह दो डायरेक्शन नहीं हो सकता है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी नहीं इंटरसेक्ट करते हैं। दे टू डायरेक्शन एट अ पॉइंट आर नॉट पॉसिबल। दो डायरेक्शन एक पॉइंट पे पॉसिबल ही नहीं होता है, ठीक है, क्या होगा, टू डायरेक्शन एट अ पॉइंट नॉट पॉसिबल, ठीक। अभी देखो, इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ करंट, रेडियस ऑफ द करंट कैरिंग वायर। अगर करंट कैरिंग वायर का रेडियस बढ़ा देते हैं तब क्या होगा, करंट कैरिंग वायर का रेडियस बढ़ाओगे तो क्या हो गया, एरिया बढ़ा, क्या बढ़ गया, एरिया। अगर एरिया बढ़ा है तो करंट उसमें ज्यादा जाने लगेगा, रेजिस्टेंस घट जाएगा, तो डिक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। सुनो, करंट बढ़ जाएगा, उसमें क्या बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ रहा है। देखो, एरिया बढ़ा है, रेजिस्टेंस घटा, रेजिस्टेंस घटा तो करंट बढ़ा, करंट बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ा। बात समझ में आया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि एसआई यूनिट मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, ध्यान से देखना। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्ला। टेस्ला जो है, नहीं टेस्ला है, टेस्ला जो है वो यूनिट है, समझ में आया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका दोनों चैप्टर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।